गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डेली शॉर्ट्स ऑफ फाइनेंस। आज की वीडियो में बात कर रहे होंगे 24 अगस्त की मेजर हाइलाइट्स के बारे में। ये सीरीज एक अब दो फॉर्म में होती है, एक तो आपका ब्लॉग होता है, एक ये वीडियो। ये ब्लॉग का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, इसको आप जाके साइड में ओपन कर सकते हैं, या फिर अगर आपको नोट्स लेने हैं तो ये ब्लॉग से काफ़ी इजीली आप ले सकते हैं। कॉन्सेप्ट्स वगैरह जो भी होते हैं वो इसमें अंडरलाइंड हो जाते हैं, और जो अगर कोई ब्रैकेट के अंदर चीज़ लिखी है वो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है, या कोई फुल फॉर्म है या ऐसा कुछ है वो ब्रैकेट्स के अंदर लिखा होता है जनरल। तो ये आपका ब्लॉग के बारे में है। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ से। अगर आपको कोई भी डाउट रहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, ब्लॉग के नीचे भी कमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे भी कमेंट सेक्शन है अपना अलग से, और वीडियो के नीचे भी कर सकते हैं। तो मैं उसको कवर कर लूँगा फिर बाद में। बाकी अभी के लिए स्टार्ट करते हैं। नो रेट्रोस्पेक्टिव एक्शन अंडर अमेंडेड बेनामी लॉ। तो यहाँ पे क्या था, बेनामी लॉ भी एक नया मतलब बेनामी लॉ चल रहा है, ये आपकी प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड होता है। इसको भी अमेंड किया गया था। अमेंडमेंट सॉरी अमेंडमेंट में मतलब समझ सकते हैं, इतना ज़्यादा इसको अमेंड किया गया कि अभी इसको नया बेनामी लॉ बोला जा रहा है। तो मतलब इतना, जैसे क्या होता है कि अगर कोई एक्ट चल रहा है, जैसे कंपनीज एक्ट चल रहा है, तो कंपनीज एक्ट आपने सुना होगा 19 वहाँ पे भी चल रहा था, 1948 1963 ऐसे भी चल रहे थे। तो उसके बाद क्या होता है कि कुछ सालों में अमेंडमेंट्स आती हैं, कुछ ऐसा होता है। तो एक टाइम के बाद इतनी अमेंडमेंट हो जाती है कि नया एक्ट लाना पड़ता है। तो जैसे कंपनीज एक्ट 2013 आया फिर, और कंपनीज एक्ट 2015 भी आया उसके बाद। बट जो ऐसे जो नया एक्ट लाना पड़ता है तो मतलब अमेंडमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऐसे ही बेनामी लॉ के साथ हुआ। अब यहाँ पे बेनामी लॉ में एक अमेंडमेंट ऐसी हुई जिसमें रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगाया जा रहा था। ये रेट्रोस्पेक्टिव मतलब एग्जीक्यूशन किया जा रहा था। इसका मतलब होता है कि आज आप हम नया लॉ बना रहे हैं, बट आज से पहले भी जो उसके रिलेटेड चीज़ें हुई हैं उनके ऊपर भी हम टैक्स लगा रहे होंगे, या अगर कोई चार्जेस हैं, किसी ने कोई क्राइम किया है नए लॉ के अकॉर्डिंग, तो वो है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल अभी एलजीबीटीक्यू का लॉ पास हुआ था, तो अगर एलजीबीटीक्यू को किसी ने मतलब ऐसे फिजिकली हार्म पहुंचाया, ऐसा कुछ करा, उससे रिलेटेड कोई अमेंडमेंट आती है उस लॉ के अंदर, और वो लोग उसको रेट्रोस्पेक्टिव एग्जीक्यूट करते हैं। मतलब कि पिछले 10 साल में भी जिसने किया होगा, जब ये लॉ नहीं था तब पे भी आपके लिए ऊपर क्राइम चार्जेस लगेंगे। तो ये रेट्रोस्पेक्टिव होता है। एक रेट्रोस्पेक्टिव एग्जीक्यूशन होता है, एक प्रोस्पेक्टिव एग्जीक्यूशन होता है। अगर आज की डेट में नया लॉ पास हो रहा है और आज से ही वो वैलिड हो रहा है तो वो प्रोस्पेक्टिव एग्जीक्यूशन होता है। तो ये दो तरीके के एग्जीक्यूशन होते हैं। अब ये रेट्रोस्पेक्टिव एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, इसमें हुआ क्या है, मतलब बेनामी लॉ का मेन पर्पज रहता है कि अगर आप प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब एक तरीके से इलीगल है, या फिर मैनिफेस्टली आर्बिट्रेरी है, मतलब कि वो किसी की नहीं होनी चाहिए। जैसे अब किसी ने पार्क अपने नाम करा लिया, किसी कोई पब्लिक पार्क है वो अपने नाम करा लिया, या कोई भी ऐसा प्लॉट है, डिस्प्यूटेड प्लॉट है, जैसे पहले होते थे, मतलब अब तो नहीं होता जनरली क्योंकि अब एक इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग होती है। तो कई लोग दो दो अपने प्लॉट्स अपने नाम करा लेते थे और फिर उसको उसके ऊपर केस चलते थे, वो सब होता था। तो वो सब चीज़ें आपकी मैनिफेस्टली आर्बिट्रेरी की कैटेगरी में आती हैं। तो ये ऐसा कुछ भी होगा तो इसके लिए एक लॉ बना है, इसमें दो चीज़ें बताई गई हैं पूरे लॉ के अंदर, कि कितने क्राइम चार्जेस मिलेंगे, मतलब कितने मॉनेटरी टर्म्स में पेमेंट करनी पड़ेगी, और दूसरी बात कि कितने जेल टाइम होगा। तो दो चीज़ें इसके अंदर बताई हैं। बहुत सारे केसेस इस लॉ के अंदर आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। अब इसके अंदर ये जो आपका अमेंडमेंट हुआ, इसके अंदर अब बोला गया है कि रेट्रोस्पेक्टिव एक्शन नहीं लिया जाएगा। पहले ये बोला जा रहा था कि अक्टूबर 25 2016 से, तो उस मतलब वहां से लेकर अभी तक जितने भी ऐसे केसेस हुए होंगे, ट्रांजैक्शंस हुए होंगे, उसके ऊपर भी हम ये लगाएंगे और हम उसके ऊपर चार्जेस लगाएंगे लोगों के ऊपर। बट अब एक बेंच बैठी थी 3 जस्टिस की, जिसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे, मैं इनके बारे में बताऊंगा, और इसके अलावा दो और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे। तीनों ने मिलकर बोला कि नहीं, कोई रेट्रोस्पेक्टिव एक्शन नहीं होगा, प्रोस्पेक्टिव होगा इसका। अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होता है? ये आपका सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा जज होता है। मतलब पूरे इंडिया के अंदर, अगर आप पूरी नेशन के अंदर देखें, सबसे बड़ा जज कौन है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। और इनकी जज के अलावा भी वैसी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये बहुत सारी एडवाइजरी कमेटी के अंदर या ऐसी कमेटीज के अंदर होते हैं। तो ये मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन की तरह लिख दिया है कि एन.वी. रामना हमारे आज इस टाइम के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। और चीफ जस्टिस की टर्म 4 साल की होती है, तो 4 साल में ये चेंज हो सकते हैं यहाँ पर। टाटा में हैव टू राइट ऑफ एयर एशिया इंडिया लॉस। यहाँ पे क्या है कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर कोई आपका डेटर है, मतलब डेटर होते हैं कि आपने किसी को सामान बेचा, उसने उधार पे लिया आपसे सामान, तो वो आपके डेटर बन जाते हैं। तो डेटर में क्या होता है कि एक बड़ी कंपनी को पता होता है कि हमारे सारे जो वो हैं डेटर्स हैं वो हमको पे नहीं करेंगे वापस। जैसे अगर हमने 100 रुपीज़ का माल उस पर बेचा, डेट पे बेचा, तो उसके अंदर से एक परसेंटेज ही होंगे, 80-85 लोग ही होंगे जो हमें पे कर रहे होंगे। बाकी लोग हो सकता है बैंकरप्ट हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए। तो इसके लिए क्या करती हैं बड़ी बड़ी कंपनीज, पहले से प्रोविजन बना के चलती हैं, क्योंकि वो लॉजिकल भी है। मतलब अगर आपको आज की रेट में आपने माल बेचा और आपको वो पैसा बाद में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो वो आज की रेट का लॉस है, उस टाइम का लॉस नहीं है जब आपको पैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है।
तो वहाँ पे रिकॉर्ड करके कोई फ़ायदा नहीं है। आपको आज के डेट में प्रोविज़न बनाना पड़ेगा, आज के प्रॉफिट में से वो माइनस होना चाहिए अगर आपको कोई बैड डेप्ट होता है। तो इसी तरीके से ऐसा ही 2600 करोड़ रुपीज़ का लॉस है जो कि आपके टाटा को हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि टाटा सन्स अब एयर एशिया को अक्वायर करना चाहते हैं और एयर एशिया इंडिया को एयर इंडिया के अंदर मर्ज करना चाहते हैं पूरा। अभी अगर हम अभी के ओनरशिप की पैटर्न की बात करें तो टाटा सन्स इसका 83.67% ओन करते हैं और बाकी एयर एशिया इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है जो कि एक मलेशिया की कंपनी है, वो ओन करती है, जो कि काफ़ी कम परसेंटेज हो अगर आप सोचे तो ये अराउंड 16% के आसपास हुआ। तो वो भी अपना ही खरीद के और ये वाला पूरा टाटा सन्स का जो है इसको डाइल्यूट करके एयर इंडिया के अंदर मिलाना चाहते हैं। सीसीआई नॉड, सीसीआई मतलब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, उनसे नॉड ली गई, उनसे अप्रूवल मांगा गया और 100% ओनरशिप बाय एयर इंडिया, 100% एयर इंडिया ही ओन कर ले, ऐसा ओनरशिप के लिए डिमांड की गई। तो ये वही है कि मतलब पूरा एयर सेक्टर को एक ही कंपनी में मोनोपोली खड़ी करना चाहते हैं, तो वो उसकी तरफ ये स्टेप है। अब क्रिएट अ प्रोविजन, अब ये आपको प्रोविजन वाला जो पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वो यहाँ पे आएगा कि क्योंकि एयर एशिया इंडिया को लॉस चल रहा है, 2600 करोड़ की लॉस पर वो भी चल रही है, तो इसके लिए अगर हम आपको उनको कंबाइन करना है एयर इंडिया के साथ, तो एक टाटा सन्स को ही पूरा लॉस होगा क्योंकि वो उनकी ही कंपनी है एयर इंडिया अब तो उनको ही पूरा लॉस होगा। तो उसके लिए प्रोविजन पहले से उनको बना के चलना चाहिए। मैं एक्चुअली जूम कर लेता हूँ यहाँ पर ताकि आपको बेटर दिखे। पेमेंट एग्रीगेटर्स टू अप्रोच आरबीआई सीकिंग रिलीफ। अब यहाँ पर क्या है कि पेमेंट एग्रीगेटर्स कौन होते हैं पहले ये समझते हैं। पेमेंट एग्रीगेटर्स जैसे अगर आप कोई भी कहीं पे कर रहे होते हैं ऑनलाइन, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखते हैं कि आप पेपैल के थ्रू पे कर लें, इंस्टामोजो के थ्रू पे कर लें। ऐसे जो ऑप्शंस होते हैं जनरली पेटीएम वगैरह, जो यूपीआई के भी कुछ एग्रीगेटर इसके अंदर आ जाएंगे, सारे नहीं आएंगे, जो प्रॉपर यूपीआई है सिर्फ वो नहीं आएंगे, उसके अलावा जो आएंगे जो और भी सर्विसेज देते हैं वो सब देते हैं, तो वो इसके अंदर आते हैं। तो उनका क्या है कि अब उनसे रिलेटेड एक नई गाइडलाइन आई है आरबीआई ने। क्या गाइडलाइन है कि अगर कोई लोन लेता है, लोन से रिलेटेड है, पेमेंट से रिलेटेड ज़्यादा नहीं है, ऑल लोन्स गो डायरेक्टली फ्रॉम रेगुलेटेड एंटिटी, यानी अगर कोई बैंक से लोन ले रहा है या किसी एंटिटी से लोन ले रहा है तो ये आपका उस एंटिटी से, अच्छा एंटिटी का मतलब बैंक के अलावा क्या हुआ कि जैसे अगर गवर्नमेंट ने कोई एक स्कीम के लिए कोई एस्टेब्लिश की है गवर्नमेंट, जैसे नबार्ड एक बैंक है, आपने सुना होगा, नबार्ड एक एंटिटी है, सॉरी। नबार्ड में क्या होता है, एग्रीकल्चरल और इंफ्रास्ट्रक्चरल पर्पसेस के लिए लोन मिलते हैं रूरल इंडिया को, और ऐसे आपके आरआरबीज होते हैं, रूरल रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं। तो ऐसी कुछ एंटिटीज होती हैं जो बैंक्स के अलावा लोन देती हैं। तो वो ऐसी जो एंटिटीज हैं सब मिलाकर, बैंक को भी मिलाकर, सीधा वहां से कस्टमर अकाउंट में पैसा जा रहा होगा। तो इसमें पेमेंट एग्रीगेटर का रोल ये लोग खत्म कर रहे हैं आरबीआई। और इससे होगा क्या, सीधी सी बात है, कमीशन जो आपका रेवेन्यू मॉडल होता है मेन ऐसे एग्रीगेटर्स का, वो उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि उनको मिलेगा ही नहीं वो। तो इसके लिए क्या करें, पीएस मतलब पेमेंट एग्रीगेटर्स, और फेस इनकी एक एसोसिएशन है, फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट। हर इंडस्ट्री के अंदर, हर सेक्टर के अंदर एक एसोसिएशन बन जाती है ताकि अगर आपको अपना रिप्रेजेंटेशन करना हो तो इसके थ्रू हो सके। जैसे अगर अपना हर पेमेंट एग्रीगेटर अलग अलग जाएगा तो उसकी बात हो सकता है ना सुनी जाए और उसके ऊपर केस हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए। बट अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में सब मिलके एक साथ जाएंगे तो वहाँ पे उसका पावर जो है ज़्यादा होता है, वहाँ पे उनका एक आवाज़ बढ़ जाती है, आप कह सकते हैं। तो उन्होंने वो जाएंगे आरबीआई के पास, इसीलिए वो सीकिंग रिलीफ यहाँ पे हेडलाइन के अंदर लिखा है। सीकिंग रिलैक्सेशन मतलब अब ये कुछ रिलैक्सेशन डिमांड करेंगे, या तो कि हमें कंपनसेशन दो आप अगर ऐसा करना चाहते हो, या फिर इसको हटाओ वापस से। तो ये चीज़ यहाँ पर हो रही है। अब इसके बाद चलेंगे, अच्छा यहाँ पे जो आपकी ये एयर इंडिया वाली न्यूज़ थी, इसके अंदर ये एयरलाइन की पूरी इंडस्ट्री की न्यूज़ है एक तरीके से। तो यहाँ पर एक और न्यूज़ अब इसमें जोड़ सकते हैं, एडिशनल है, मैंने पहले पढ़ा था कि स्पाइस जेट आपका 2000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट रेज करने की प्लानिंग कर रहा है और वो स्टेक सेल करके प्लान कर रहे हैं। मतलब कि वो अपना ओनरशिप का पैटर्न बेचेंगे, ओनरशिप बेचेंगे, स्टेक अपने इक्विटी शेयर्स, और उसके थ्रू रेज करेंगे 2000 करोड़ रुपीस। तो ये एक थोड़ा सा आपको काम आ सकता है बाद में। एफएमसीजी कंपनीज लाइन अप न्यू पैक्स एंड प्राइसेस टू एनर्जाइज द मार्केट। यहाँ पर क्या है, एफएमसीजी कंपनीज, एफएमसीजी होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। इसके अंदर आपका पैकेज्ड गुड का जो होता है, या पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स होते हैं, हाउस होल्ड के वैसे प्रोडक्ट होते हैं, आपका छोटा मोटा इलेक्ट्रॉनिक्स भी जो होते हैं वो भी इसके अंदर आ जाते हैं अब तो ये सब जो चीज़ें होती हैं इनकी एफएमसीजी पूरा सेक्टर है। और एफएमसीजी में मेन जैसे आपके सुपरमार्केट्स वगैरह जो आजकल चल रहे हैं, बिग बाजार है, ये सब है, तो ये सब इनका बड़े चैनल्स होते हैं जहाँ से बिकता है। तो अब क्योंकि फेस्टिव सेंटीमेंट है और इसके अलावा एक पैंडमिक का भी अच्छे से एंड हो चुका है इंडिया के अंदर कम से कम, तो उस चीज़ को लेवरेज करते हुए, लेवरेज का मतलब होता है बेनिफिट उठाते हुए उस चीज़ का, ये जो एफएमसीजी कंपनीज हैं वो न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस कर रही है। यानी आप देखेंगे, अगर आप टीवी में एड्स देखते हैं, टीवी जो ब्रॉडकास्ट वाले टीवी में एड्स देखते हैं, तो अब इतने सारे नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जिसके अंदर मेन कैटेगरीज रहती हैं पैकेज्ड फूड वाली, पर्सनल केयर वाली और हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स वाली।
तो ये हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स मतलब जो आपके वो होते हैं क्लीनिंग से रिलेटेड होते हैं या वो होते हैं, विम हो गया, जैसे आपका रेन हो गया, ये सब जो होते हैं वो भी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के अंदर आते हैं। पर्सनल केयर आप सभी जानते हैं, क्रीम्स वगैरह और ये सब वगैरह। पैकेज फूड आपको भी पता है, वो जैसे मैगी हो गया, यहाँ पर बिस्किट्स आ जाते हैं इसके अंदर सारे, और वो सब पूरा सेगमेंट होता है। तो ये जो 3 सेगमेंट है इनके अंदर बहुत सारे न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस हो रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें तो हाइजीन प्रोडक्ट्स जो पर्सनल केयर में ही एक आप उसको जोड़ सकते हैं। हाइजीन प्रोडक्ट्स होते हैं हैंड सैनिटाइजर्स और हैंड वॉशेस, फेस मतलब ये सब चीज़ें। तो इनसे कंपनीज जो है मूव अवे कर रही हैं, और ताकि एक पैंडमिक का एंड मार्क हो सके और फेस्टिवल पे कोई मतलब हाइजीन प्रोडक्ट नहीं खरीदता इतना, तो उसको ये लेवरेज करना चाहते हैं, उससे बेनिफिट उठाना चाहते हैं। फॉरेक्स रूल ट्वीक्स टू लेट इंडियंस इन्वेस्ट इन फॉरेन फिनटेक कंपनीज। अब यहाँ पर क्या है कि फॉरेन की जो फिनटेक कंपनीज हैं, जैसे आपका बाहर में मतलब ऑलमोस्ट सारी बड़ी फिनटेक कंपनीज, जैसे आपका ANT हो गया, ANT फाइनेंशियल्स, और आपका वीज़ा हो गया, मास्टर कार्ड हो गया, ये जो आपकी कंपनीज है कुछ, इनके अंदर इन्वेस्टमेंट करना पहले भी इंडियंस को अलाउड नहीं था, अनटिल एंड अनलेस आप NBFC की तरह रजिस्टर्ड हो। NBFC होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। इसका मतलब होता है एक ऐसी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो लोन भी देगी, डिपॉजिट्स भी ले सकती है, बट वो बैंक नहीं है, मतलब वो बैंक से अलग है, बैंक से कम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ऐसे ही NBFCs होते हैं, इनके बारे में कभी बाद में बात करेंगे। बट इनको ये अलाउड था कि ये फिनटेक कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप और भी इंडिविजुअल है या कोई भी और है तो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी, RBI का अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो इसी RBI के अप्रूवल को हटा दिया गया है। फॉरेक्स का नया रूल ये है कि ट्वीक कर दिया है, अब इंडियन इन्वेस्ट कर पाएंगे फॉरेन फिनटेक कंपनीज के अंदर। तो ये हुआ यहाँ पर, इसी को बहुत इजी करके लिखा है थर्ड पॉइंट के अंदर, नाउ नॉन फाइनेंशियल एंटिटीज कैन बाय स्टेक्स इन फॉरेन फिनटेक कंपनीज। तो बहुत बेसिक है कि जो नॉन फाइनेंशियल कंपनी होंगी, जो NBFC नहीं है, वो भी ये बाय कर पाएंगे फॉरेन फिनटेक कंपनीज के अंदर अपना स्टेक जो है। अब सेकंड पॉइंट है आपका ट्रांसफर ऑफ फॉरेन शेयर्स एज गिफ्ट्स आल्सो अलाउड। तो ये हमने कल देखा था न्यूज़ के अंदर कि अगर आप अब चाहें तो फॉरेन के जो आपके स्टॉक्स हैं उनको भी गिफ्ट की तरह ट्रांसफर कर सकते हैं। गिफ्ट की तरह आप इंडिया के शेयर्स तो कर ही सकते थे ट्रांसफर, बट अब यहाँ पर ये भी आ गया है रूल। अदानी acquires 29% स्टेक इन NDTV, लॉन्चेस ओपन ऑफर। तो ये आपने कल मीम्स में ना देखा, वैसा नहीं हो सकता। तो अदानी ने आपके 29% स्टेक एक्वायर कर लिया NDTV के अंदर, और ये स्पेकुलेशन अभी की नहीं है, ये मतलब ये स्पेकुलेशन काफ़ी पहले से चल रही है ऑलरेडी कि मतलब अदानी NDTV के अंदर परचेज करने वाले हैं। और इन्होंने एक और ओपन ऑफर दिया है उनके जो शेयर होल्डर्स हैं उनको, कि 26% अपना ये स्टेक खरीदना चाहते हैं, और जो NDTV के शेयर होल्डर्स के पास है। इसके बाद अगर हम इसके में देखें तो कुछ डेटा देखते हैं। इन द स्पेकुलेशन ऑफ दिस, इसकी स्पेकुलेशन मैं आपको बता रहा हूँ काफ़ी टाइम से चल ही रही थी। उसकी स्पेकुलेशन में पिछले 9 महीने के अंदर ये जो स्टॉक है वो 5 फोल्ड बढ़ चुका है, मतलब 5 टाइम्स वैल्यू में हो चुका है, प्राइस में हो चुका है। 75 रुपीज़ के लेवल पर था ये दिसंबर के अंदर, जो कि इस ट्यूसडे की क्लोजिंग पर 375 पर क्लोज हुआ है, जो कि काफ़ी बहुत ही बड़ा इंक्रीज है एक्चुअली। और इसके अलावा मतलब ये है कि इसके बावजूद इतना प्राइस रेली हो चुका है, तब भी ये 26% अक्वायर करना चाहता है। अब आप समझें 26% अक्वायर करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि अभी प्राइस इसका बढ़ चुका है। तो वो लोग इससे ज़्यादा ही प्राइस पे बेचेंगे, इससे कम प्राइस पर तो हरगिज़ नहीं बेचेंगे, क्योंकि नहीं तो वो मार्केट में ऑफ रोड कर देंगे अपना स्टेक जो है। तो उस तरीके से गोल्ड ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स टू UAE अप 42%। तो आप देख सकते हैं आफ्टर द फ्री ट्रेड पैक्ट बिकम्स इफेक्टिव इन मई। तो यहाँ पर क्या है, एक फ्री ट्रेड पैक्ट चल रहा है इंडिया और दुबई के अंदर, और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी चल रहा है अलग से। तो वो है आपका CEPA, कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। हमने पहले जब सीरीज चलती थी तब हमने ये डिटेल में कवर किया था। तो अब ये चीज़ इफेक्टिव हो चुकी है मई से, और मई से इसमें क्या हुआ है, गोल्ड के लिए अगर हम गोल्ड ज्वेलरी की स्पेसिफिकली बात करें तो वहाँ पर ड्यूटी फ्री हो चुका है अब ये, अगर आपको वहाँ से मंगाना है। और 5% पहले ड्यूटी इसके ऊपर लगता था। तो ये हुआ, सॉरी, अगर आपको यहाँ से भेजना है और वहाँ से अगर मंगाना है तो आपको उल्टा 1% का कंसेशनल इम्पोर्ट ड्यूटी है, मतलब आपको 1% कम पे करना पड़ेगा। तो ये आपका फ्री ट्रेड पैक्ट के अंदर हुआ है। वहाँ पे अगर हमें एक्सपोर्ट करना है तो जीरो ड्यूटी, जीरो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगी, और वहाँ से हमें इंपोर्ट करना है तो 1% कंसेशनल ड्यूटी है, मतलब आपको 1% डिस्काउंट मिल रहा है एक तरीके से। तो जो इसी के चलते क्या हुआ है कि जो यहाँ के ज्वेलरी के एक्सपोर्ट्स हैं UAE में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, वो 42% बढ़ चुके हैं। तो ये काफ़ी बड़ा इंक्रीज है। अगर हम ओवरऑल एक्सपोर्ट्स की बात करें, क्योंकि ट्रेड पैक्ट के अंदर सिर्फ गोल्ड की बात नहीं करी जा रही है, और भी बहुत सारे ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए हैं इंडिया और दुबई के बीच में। तो उसके अंदर आपका अगर हम ओवरऑल एक्सपोर्ट्स की बात करें तो मई जून के पीरियड में 5.4 बिलियन पहुंच चुके हैं, जो कि पिछले साल से 17% ज़्यादा है। तो ये इतना हुआ यहाँ पर। ये काफ़ी एक प्रोस्पेक्टिव और काफ़ी मतलब एक तरीके से लाइफ वो है कि
टर्निंग पॉइंट हो सकता है इंडिया के हिस्ट्री के अंदर। तो ये चीज़ है। गवर्नमेंट टू अप्रोच कैपिटल मार्केट नेक्स्ट मंथ फॉर 4 रोड प्रोजेक्ट फंड्स। तो यहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट अभी अपना कैपिटल मार्केट यानी कि पैसा रेज करने की बात कर रही है। गवर्नमेंट अपना पैसा रेज करना चाहती है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट से। तो ये आपका मैं मेन कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा था इस न्यूज़ के थ्रू। होता क्या है, जैसे एक म्यूचुअल फंड है, एक म्यूचुअल फंड के अंदर क्या होता है कि आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स, बहुत सारे लाखों इन्वेस्टर्स पैसा अपना देते हैं म्यूचुअल फंड कंपनी को। वो कंपनी फर्दर इन्वेस्ट करती है स्टॉक मार्केट के अंदर। ऐसे होता है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको प्राइमरीली, अगर आप लैंड खरीदते हैं, हाउस खरीदते हैं, अपार्टमेंट खरीदते हैं या लीज पे लेते हैं, मॉर्गेज पे लेते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा पे करना पड़ता है। तो अगर ऐसा कोई पर्सन है जो रियल एस्टेट के अंदर एक्सपोजर लेना चाहता है, इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, बट उसके पास पैसा बहुत कम है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट उसके लिए एकदम एप्ट रहेगा। इसके अंदर क्या होता है कि म्यूचुअल फंड का मॉडल है पूरा का पूरा। लाखों लोग इन्वेस्ट करते हैं जो कि साथ में मिलकर एक कंपनी को देते हैं, जिस कंपनी का नाम होता है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये ट्रस्ट है, एक बॉडी है। तो उस कंपनी को पैसा देते हैं, ट्रस्ट को पैसा देते हैं, और वो आपका फिर फर्दर इन्वेस्ट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, या वो आपकी प्रॉपर्टीज खरीदता है, लैंड खरीदता है, उनको बेचता है, फिर वहां से जो प्रॉफिट होता है वो डिवाइड हो जाता है सबके बीच में। या फिर अगर मान लेते हैं कि कंपनी ने ऐसा कोई लैंड खरीदा, उसके ऊपर अपार्टमेंट बना दिए, तो अपार्टमेंट बना दिए, उन लोग वहां पे रहेंगे, वहां से रेंट आएगा, रेंट को डिवाइड कर देगा। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं, ये आपके इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का पार्ट है। अब इसके अंदर इन्वेस्टमेंट लिमिट रखी गई है, अगर गवर्नमेंट लाती है इसके थ्रू अपने 4 रोड प्रोजेक्ट्स को, तो आपका 10 लाख होगा। अब रोड प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों होते हैं ये समझाने की जरूरत नहीं है, रोड ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आता है। इन द फ्यूचर वेरियस, अच्छा रोड से पैसा कमाएगी कैसे गवर्नमेंट? तो रोड से पैसा कमाती है गवर्नमेंट टोल टैक्स के थ्रू। और टोल टैक्स के अलावा भी कुछ टैक्सेस होते हैं। जैसे क्या होता है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी मान लेते हैं ऐसी जगह पर है जहां पर पहले कुछ नहीं था, और गवर्नमेंट ने फिर उसके ऊपर वहां पे हाईवे बना दिया, तो आपकी प्रॉपर्टी के प्राइसेस ड्रास्टिकली बढ़ जाएंगे। तो आपका जितना इंक्रीज आएगा आपके हाईवे बनने की वजह से, उसके ऊपर भी एक डेवलपमेंटल टैक्स आपसे लिया जाता है। तो ये सब कुछ तरीके होते हैं गवर्नमेंट जहाँ से कमाती है पैसा अपने रोड वगैरह बनाकर। तो वो आपका मनी विल बी रेज थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर, ये मैंने बता दिया। इन द फ्यूचर, ये आपके नितिन गडकरी की स्टेटमेंट है। इन्होंने, पहले ये देखते हैं लास्ट स्टेटमेंट, नितिन गडकरी एनविजन्स अ रोड नेटवर्क इन इंडिया लाइक यूएसए बाय 2024। यानी यूएसए की तरह अपना नेटवर्क बना देंगे इंडिया के अंदर, ऐसा नितिन गडकरी कह रहे हैं। ये पूरे आपके रेलवे मिनिस्ट्री के मिनिस्टर है, और ये मतलब मेरे पर्सनली फेवरेट पॉलिटिशियन है। और ये काफ़ी ज़्यादा एक मतलब जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड जिसको पॉलिटिशियन बोलते हैं, जो कोई इधर उधर की बातें नहीं करते, काम की बात करते हैं, काम करते हैं, वैसे आपके मिनिस्टर हैं। और इनकी एक स्टेटमेंट ये भी थी कि मतलब इन्होंने, अगर आपने वो इंटरव्यू नहीं देखा, अभी इनकी ट्यूसडे या मंडे को स्टेटमेंट आई थी, जिसके अंदर पार्लियामेंट में वो बता रहे थे कि कितना कितना भी डेवलपमेंट हुआ है। और उन्होंने दिल्ली से लेकर लखनऊ और ये सब पूरा, मतलब जो सिटीज़ होती हैं, पूरा उनको रोड नेटवर्क उनको याद है। मतलब उन्होंने ऐसे समझा दिया पूरा कि कितना टाइम कहाँ से कहाँ तक लगता है। तो अब चाहे तो वो गूगल कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है वो। पर इसके अलावा अब ये फ्यूचर में ये कहना चाहते हैं कि जो NHAI है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, वो हाईवेज जो है उनको मोनेटाइज कर रहे होंगे, यानी कि उनका स्टेक सेल कर रहे होंगे किसी तरीके से, जो आपका इनवाइटीज के थ्रू होगा। इनवाइटी मैंने आपको पूरा बता दिया। और दूसरा तरीका होगा TOT, टोल ऑपरेट ट्रांसफर। टोल ऑपरेट ट्रांसफर मतलब क्या होता है, जैसे अगर आपको मैंने बताया कि टोल से ही मेन इनकम आती है, तो क्या होगा कि आप जो आपका मोनेटाइजेशन होगा, यानी कि आप हाईवे खरीद सकते हैं, हाईवे के राइट्स खरीद सकते हैं, और उसके ऊपर जो भी टोल होगा फ्यूचर में वो आप कलेक्ट कर लेंगे। तो यानी कि अब इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या हुआ कि रोड बनने से पहले ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, उसी पैसे से रोड बनेगा। बट TOT क्या हुआ, टोल ऑपरेट ट्रांसफर, मतलब ऑलरेडी ऑपरेटिंग कोई हाईवे बना हुआ है, जैसे बहुत सारे बने हुए हैं इंडिया के अंदर, तो वो उनका स्टेक सेल हो रहा है, तो उनको आप मतलब एक तरीके से आप राइट खरीद सकते हैं उनके ऊपर, जो टोल आपको मिलेगा। तो इस तरीके से गवर्नमेंट इसको मोनेटाइज करेगी। और क्या होता है कि टोल एक परमानेंट एक तरीके से इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि टोल तो मिलेगा ही मिलेगा जब तक वो रोड खड़ा है। तो उस तरीके से ये इन्वेस्टमेंट देखी जाती है। यहाँ पर ताइवानीज फैब मेजर इन टॉक्स टू एंटर इंडिया टू सेटअप प्लांट। तो यहाँ पर फैब मेजर की बात करेंगे। फैब मेजर है आपका सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी। तो सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी का नाम है FSMC, फुल फॉर्म देख सकते हैं। ये ताइवान की कंपनी है। ये अब इंडिया की सेमीकंडक्टर पॉलिसी को लेवरेज करना चाहते हैं। लेवरेज का मीनिंग मैंने आपको बताया, आप कमेंट में बताएं। और इसका मीनिंग मतलब इसका मीनिंग तो मैंने आपको बता दिया। अब इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक सेटअप की गई है सेमीकंडक्टर पॉलिसी, जो हमने पॉलिसी भी पहले कवर की थी, यहाँ पे मैंने फिर से लिख दिया है। गवर्नमेंट विल प्रोवाइड 50% ऑफ द इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप अ प्लांट। यानी कि जैसे सेमीकंडक्टर बनाने के लिए जो आपको फैक्ट्री चाहिए, जो प्लांट चाहिए,
उसका 50% इन्वेस्टमेंट कॉस्ट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी फॉर द टाइम बीइंग, अभी के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट को इंडिया के अंदर वो प्रोडक्शन बूस्ट करना है, गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट्स करने हैं इसके, तो इसलिए ये चीज़ प्रमोट करी जा रही है। अब यहाँ पर इसी को लेवरेज करने के लिए, लेवरेज का मीनिंग मैं बता देता हूँ, बेनिफिट करने के लिए सेमीकंडक्टर पॉलिसी गवर्नमेंट लेके आई है, जिसका फायदा उठाना चाहता है TSMC। तो ये इसीलिए लिखा है ताइवानीज फैब मेजर इन टॉक्स टू एंटर इंडिया टू सेटअप प्लांट, बट प्लांट सेटअप करना चाहते हैं। अब इस इंसेंटिव स्कीम का ये अकेले नहीं है जो बेनिफिट उठा रहे हैं, ऑलरेडी 3 लोग अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिखा चुके हैं और वो फैक्ट्री सेटअप करने वाले हैं फ्यूचर में इंडिया के अंदर। जो आप तीनों का नाम पढ़ सकते हैं, ये दो कंपनीज, 3 कंपनीज मिलकर इंडिया के अंदर सेटअप करी हैं, जैसे वेदांता अलॉन्ग विद ताइवानीज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर फॉक्सकॉन ISMC। तो ये आपकी 2 कंपनीज मिलकर सेटअप करी है। इस तरीके से आप बाकी 2 भी पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं, ये आपके बस 2 कंपनीज के नाम है इसलिए मैं कवर नहीं कर रहा हूँ। स्टील कंपनीज स्टेयर एट मोर मार्जिन स्ट्रेस। तो आपको मैंने पहले थोड़ा बैकग्राउंड देता हूँ इस न्यूज़ का। तो बाकी सारी इंडस्ट्रीज के अंदर एक्सेप्ट स्टील इंडस्ट्रीज अपना जो प्री कोविड लेवल था, यानी 2019-20 की बात करेंगे, वो लेवल था, तो वहां पर वो पहुंच चुके हैं और उससे ऊपर भी पहुंच चुके हैं कई लोग। तो उसके वो है, और उसके अलावा कई जो नहीं पहुंचे हैं वो ऑन अ पाथ है, मतलब अभी उनका डिमांड अच्छा चल रहा है और वो फ्यूचर के अंदर, नियर फ्यूचर के अंदर पहुंच जाएंगे उसके ऊपर, और मतलब एक तरीके से एक विजन उनको दिख रहा है कि हाँ ठीक चल रहा है। बट अगर हम स्टील मार्केट की बात करें तो ऐसा नहीं है। ऐसा क्या नहीं है? ऐसी 3 चीजें नहीं है। पहली चीज तो आपका, बट नॉट इन द स्टील मार्केट एज द डिमांड रिमेन्स म्यूटेड। पहली चीज तो ये कि डिमांड ही नहीं है, डिमांड ही नहीं कर रहे हैं लोग, और चाइना को सबसे बड़ा डिमांड, मतलब डिमांड का वो बोला जाता है, चाइना सबसे ज्यादा डिमांड करता है स्टील की, बट चाइना में रियल एस्टेट क्राइसिस चल रहा है, मैंने आपको बताया ही है, तो उसके चलते वो भी वहां पे डिमांड नहीं कर रहे। दूसरी बात, इसके अलावा डोमेस्टिक स्टील प्राइसेस आर एट अ प्रीमियम, यानी कि एक तो डिमांड नहीं है, दूसरी बात कि उसके ऊपर अगर आप इंपोर्ट से कंपेयर करेंगे, जितना बाहर से माल आ रहा है उसके ऊपर जो प्राइस लग रहा है उससे ज्यादा पे हम डोमेस्टिक स्टील का प्राइस बेच रहे हैं जो यहाँ पे बन रही है स्टील। तो ये भी एक एडवर्स कंडीशन हो जाती है कि डिमांड कम है और प्राइस ज्यादा है, तो ये दोनों उल्टी बातें हैं। प्रोडक्शन इज दस ऑल्सो लोअर, प्रोडक्शन भी इसलिए इसके चलते कम है क्योंकि डिमांड ही नहीं है, तो प्रोडक्शन क्या करेंगे करके, तो मतलब ये चीज़ है। बट ये तीनों ही कंडीशन जो है वो मिल करके पूरा आपका स्टील मार्केट को अभी डिस्ट्रॉय इन्होंने कर रखा है एक तरीके से, और स्टील मार्केट में कोई ऐसा प्रोस्पेक्टिव नहीं दिख रहा है। हालांकि बाकी इंडस्ट्रीज रिवाइव कर रही हैं, अपने FMCG सेक्टर में देखा, वो जो नए नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं इतने ज़्यादा, तो ये सब चीज़ें हैं। बट इसके अलावा एक्सपर्ट कहते हैं, लास्ट पॉइंट है, अ सिग्निफिकेंट पिकअप इन द ग्लोबल डिमांड इन द नियर टर्म फॉर स्टील इज रिक्वायर्ड फॉर रिवाइवल, यानी कि एक काफ़ी अच्छी डिमांड का पिकअप होगा अगर नियर टर्म के अंदर ग्लोबल डिमांड का, मतलब ग्लोबली होगा, तब ये आपका ज़्यादा रिवाइवल हमें देखने को मिल सकता है। नहीं तो अब इंडस्ट्री काफ़ी स्ट्रेस के अंदर है, इसीलिए ऊपर मार्जिन स्ट्रेस भी लिखा है। मार्जिन मतलब प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी एक तरीके से बॉटम लाइन होती है, वो नहीं है तो कुछ नहीं है, सॉरी टॉप लाइन होती है, वो नहीं है तो कुछ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ गया तो आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को, और आप इस ब्लॉग के नीचे कमेंट जरूर कर दें अगर आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया तो आप इस ब्लॉग के नीचे यहाँ पे जाके कमेंट कर सकते हैं, इसका लिंक नीचे दिया हुआ है। सो दैट इज इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।